हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 9th के लिए रेखाएं और कोण पर आधारित हमारा 9th वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने कुछ प्रमेय को सिद्ध किया था और वो प्रमेय ये था कि जब कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेदित करती है तो एकांतर अंतःकोण का जो प्रत्येक युग्म होता है वो बराबर होता है। आई मीन प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। साथ में हमने ये भी देखा कि तिर्यक रेखा के एक ही योग बने जो अंतःकोण होते हैं वे संपूरक होते हैं, अर्थात उनका योग 180 अंश होता है। क्लियर। आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम एक प्रमेय को सिद्ध करेंगे और साथ ही में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश कैसे होता है उसको भी हम जानेंगे, उस प्रमेय को भी हम सिद्ध करेंगे। चलिए देखते हैं फिर प्रमेय 6.6। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का प्रमेय नंबर 6.6 है। क्या है? वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर, वे रेखाएं मतलब इसमें कोई शर्त नहीं है कि दो ही रेखाएं होनी चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकती है। क्लियर। तो दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक ही रेखा के अगर समांतर हो तो वे रेखाएं भी परस्पर समांतर होती है। क्लियर। लेकिन हम सिद्ध करने के लिए हम इसको दो रेखा मान के हम प्रूफ करते हैं ये, लेकिन दो से अधिक रेखाएं भी हो सकती है। क्लियर। मान लीजिए कि ये रेखा एक एल है, ओके, और ये रेखा एन है और एल और एन ये आपस में समांतर है। ठीक। जो रेखा एल है वो एन के समांतर है। एक और मैं रेखा ले लेता हूं। मैंने एक और रेखा ले लिया एम, मैंने एक रेखा ले लिया एम, एम भी एन के समांतर है। क्लियर। जो एल है वो एन के समांतर है और जो एम है वो भी एन ही के समांतर है। आई मीन ये जो दो रेखाएं एल और एम है वो किसी एक ही रेखा के समांतर है, मतलब एन के समांतर है। तब हमें सिद्ध ये करना है कि दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होंगी। आई मीन एल और एम ये भी आपस में समांतर होंगे। इसको हमें सिद्ध करना है। प्रमेय को समझ गए? मैंने क्या कहा? प्रमेय यही कहता है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर परस्पर समांतर होती है। तो मैंने दो रेखाओं को लिया और दो रेखा एल और एम लिया और ऐसे लिया कि रेखा एल एन के समांतर है और रेखा एम भी एन के समांतर है, एल भी एन के समांतर है और एम भी एन के समांतर है। तो जो ये दो रेखाएं हैं एल और एम ये भी आपस में समांतर होंगे। यही हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया है, लिखते हैं क्या दिया है। तो जो एल है वो एन के समांतर है, एल एन के समांतर है, एंड जो एम है वो भी एन के समांतर है, जो एम है वो भी एन के समांतर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है क्या कि जो L होगा वो M के समांतर होगा। L जो होगा वो M के समांतर होगा। क्लियर। इसके लिए हम एक तिर्यक रेखा ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा P एक क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है और यहाँ पे मैंने कोण 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, कोण 1, कोण 2 और कोण 3 ऐसे मैंने लिख लिया। हालांकि यहाँ पर भी चार कोण बनेंगे, यहाँ पे भी चार कोण बनेंगे और यहाँ पर भी चार कोण बनेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे कोण 1, कोण 2, कोण 3 ऐसे मैंने लिख लिया। और P क्या है? तिर्यक रेखा है। L समांतर N है, M समांतर N है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं तथा P एक तिर्यक रेखा है। P क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो L होगा वो M के समांतर। ठीक। सिंपल सा प्रूफ है, आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। चलिए इसका देखते हैं उत्पत्ति कैसे ये सिद्ध होगा ये प्रमेय। तो चलिए, यह तो दिया है, दिया हमें क्या? एल समांतर है, यहाँ लिखेंगे चूंकि एल समांतर है, जो रेखा एल है वो एल के समांतर है। तो जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ा है संगत कोण अभिगृहित। उसमें हमने यह पढ़ा है कि जब दो रेखाएं समांतर होती है तो जो संगत कोण का प्रत्येक युग्म होता है वो गारंटेड बराबर होता है। चार युग्म होते हैं संगत कोण के, वो चारों युग्म बराबर होते हैं, मतलब प्रत्येक युग्म आपस में बराबर है। क्लियर। एक युग्म में दो कोण होंगे, वो दो कोण आपस में बराबर है। तो चूंकि एल और एन ये दोनों समांतर है, चलिए मैंने ये दो एल और एन, ये एल और एन ये दो समांतर है, दो समांतर है। और पी क्या है? तिर्यक रेखा है। तो जो 1 और 2 होगा, देखिए इस बिंदु के ऊपर दाहिने, ऊपर दाहिने, तो जो एक कोण 1 और कोण जो 2 है वो संगत कोण का एक युग्म है। तो संगत कोण का युग्म क्या होगा? बराबर होगा। कब? जब ये L और N समांतर है तब।
तो ये तो दिया ही है, एल समांतर है। तो जब एल एन के समांतर है तथा पी एक तिर्यक रेखा है, तथा पी एक तिर्यक रेखा है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कोण 1 बराबर कोण 2 लिख सकते हैं। इसके पीछे वजह क्या देंगे, ये संगत कोण का युग्म है। मैंने बताया कि जब प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो हर एक स्टेप के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई तर्क होता है। उस तर्क को हम स्मॉल ब्रैकेट में साइड में लिखेंगे। ये संगत कोण का युग्म, संगत कोणों का एक युग्म है। कोण 1 बराबर क्या हो गया, कोण 2। उसी तरह देखिए और भी दिया है क्या, m जो है वो n के समांतर है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो m है वो n के समांतर है। फिर p जो है p, इसके लिए भी एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तथा p एक तिर्यक रेखा है, p एक तिर्यक रेखा है। चलिए मैं अलग से इसको बनाता हूं। तो देखिए ये रहा हमारा m और ये रहा m और ये हमारा क्या हो गया, p एक तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे बन रहा है 2, देखिए n जो है यहाँ पे 2 है और जो m है यहाँ पे 3। तो 2 और 3 भी आपस में बराबर हो गए, और इसके पीछे हम लॉजिक क्या देंगे, तो यह भी संगत कोण का एक युग्म है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। ओके, और वजह क्या है ये भी यहाँ पे लिख देंगे क्या, संगत कोणों का एक युग्म है। 3 और 2 ये भी संगत कोण का एक युग्म, इसलिए 3 2 के बराबर। अब समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, 1 में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, इसमें एंगल 3 एंगल 2 के बराबर। तो दोनों का दाहिना जो साइड है RHS वो बराबर है एंगल 2 एंगल 2। तो इसका जो LHS होगा, एंगल 1 और एंगल 3 ये भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और जब 1 और 3 आपस में बराबर हो गए तो देखिए ये रेखा L है और ये जो रेखा है वो क्या है, M है, और ये क्या है, P जो है वो एक तिर्यक रेखा है, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक, तो जब 1 और 3 ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब कि संगत कोण का एक युग्म बराबर हो गए। तो संगत कोण अभिग्रहित का जो विलोम है उसका प्रयोग करके हम यह लिख सकते हैं क्या, जब संगत कोण का एक युग्म बराबर हो जाता है तो ये रेखाएं L और M क्या होती हैं, आपस में समांतर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। यहाँ पे 1 और 3 दोनों आपस में बराबर हो गए। चलिए मैं ऊपर इसको मिटा दे रहा हूं, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, 1 बराबर 3 जब हो गया तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, तो संगत कोण के अभिग्रहित के विलोम द्वारा, तो संगत कोण जो अभिग्रहित है के विलोम द्वारा हम क्या लिख सकते हैं, L जो है वो M के समांतर होगा, L जो है वो M के समांतर, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक, जब संगत कोण का युग्म बराबर है तो रेखाएं आपस में समांतर होती है, ऐसे हम सिद्ध कर रहे हैं। क्लियर। चलिए अब आगे हम त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश कैसे होता है उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रमेय नंबर 6.7 क्या है। प्रमेय नंबर 6.7 ये एनसीईआरटी के आपके बुक का है, जो यह कहता है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, एक त्रिभुज में 3 ही अंतःकोण होते हैं, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, यही प्रमेय कहता है। इसको चलिए हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के 2 तरीके हैं, हम दोनों तरीकों को देखेंगे। सबसे पहले पहला तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका जो है वो, पहला तरीका जो है वो समांतर रेखा खींच के है कंस्ट्रक्शन से, और जो दूसरा तरीका है वो बहिष्कोण का इस्तेमाल करके, बहिष्कोण प्रमेय का इस्तेमाल करके दूसरा तरीका है, जिससे हम त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश कैसे होता है उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला हम देखते हैं समांतर रेखाओं का इस्तेमाल करके हम इसको कैसे प्रूफ करें। तो किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोण, तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। वैसे ये मेरा एक त्रिभुज हो गया, मान लीजिए ये P है, ये Q है और ये R। ये जो एंगल है 1 है, ये 2 है और ये 3 है।
ठीक, 1 2 3 लिखने से आसानी ये होती है कि अगर हम सीधे 1 लिख देंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो अगर 1 नहीं लिखेंगे तो आपको कोण क्यू पी आर इसके लिए लिखना पड़ेगा, इसके लिए आपको पी क्यू आर लिखना पड़ेगा कोण, इसके लिए कोण पी आर क्यू लिखना पड़ेगा। तो ऐसे लेटर का इस्तेमाल ना करके हम डिजिट्स में 1 2 3 लिखेंगे तो लिखने में आसानी होगी, इसलिए मैं 1 2 3 लिख दिया। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज। आइए कोण 1 कोण 2 कोण 3 इन तीनों का योग 180 अंश होगा, इसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, दिया क्या है, तो एक त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर के जो अंतः कोण है वो क्या है, अंतः कोण क्रमशः क्या क्या है, कोण 1 कोण 2 तथा कोण 3 है। 1 2 3 कोण हो गए और हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहां लिख देंगे क्या, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, तो कोण 1 कोण 2 कोण 3 इस तीनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी, तो हम लिखते हैं रचना, कंस्ट्रक्शन। रचना क्या करना है कि जो P दिख रहा है उस P से होकर हम एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो इस त्रिभुज का आधार QR के समांतर। ये मैंने एक रेखा खींच लिया जो QR के क्या है, समांतर है। तो यहां पर भी एक कोण बनेगा, इस कोण को मैंने 4 लिख लिया और इसको मैंने क्या लिख लिया, 5 लिख लिया। ठीक, तो रचना में हम क्या करेंगे, तो रचना में हम लिखेंगे क्या कि P से होकर, बिंदु P से होकर एक रेखा खींचा, बिंदु P से होकर, यहाँ पे ये x है, P है और ये y है, बिंदु P से होकर एक रेखा x P y खींचा जो QR के समांतर है, जो QR के समांतर है। यही हमें रचना करनी है। सो मैंने कर ली। इसके बाद चलिए देखते हैं इसको कैसे हम सिद्ध करेंगे। ओके, तो पीछे हमने पढ़ा है कि जब 2 रेखाएं समांतर हो और समांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती हो 2 अलग अलग बिंदुओं पे, तो एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। तो यहाँ पे एक्स पी वाई और क्यू आर ये 2 समांतर रेखाएं हैं और ये जो पी क्यू देख रहे हैं ये तिर्यक रेखा है। तो जो 4 और 2 होगा ये एकांतर अंतःकोण का एक युग्म, इसलिए कोण 4 और कोण 2 बराबर है। उसी तरह एक्स पी वाई और क्यू आर 2 समांतर रेखाएं हैं और पी आर जो देख रहे हैं, पी आर मतलब 2 समांतर रेखाओं को जो छुए वो एक तिर्यक रेखा हो गई। तो ये एक तिर्यक रेखा हो गई। तिर्यक रेखा होने की वजह से जो 5 और 3 है यह भी एकांतर अंतःकोण का एक युग्म है, तो यह भी आपस में क्या होंगे, बराबर। चलिए लिखते हैं इसको। तो पत्ती में क्या लिखेंगे, चूंकि जो एक्स पी वाई है, एक्स पी वाई वो किसके समांतर है, वो क्यू आर के समांतर। एक्स पी वाई क्यू आर के समांतर है और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है तथा पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। तो जो हमने लिखा है उसको हम इस फिगर से काट के बाहर निकाल के अलग से बनाते हैं। तो अलग से मैंने बना लिया। ये रहा हमारा एक्स पी और वाई और ये रहा हमारा क्या, क्यू। ये क्यू है और ये क्या है, आर। तो एक्स पी वाई और क्यू आर ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। तो पी से हमने क्यू को मिला है। तो 2 समांतर रेखाओं को छू रहा है, तिर्यक रेखा हो गया। तो तिर्यक रेखा हो गया तो जो एंगल 4 है ये, और यहाँ पे जो एंगल 2 है, 4 और 2 ये एकांतर अंतःकोण का एक युग्म है और ये क्या होगा, बराबर। पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, अतः क्या आता, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। 4 बराबर 2 हम लिख सकते हैं। ठीक, 4 बराबर 2 लिखेंगे और लिखने के बाद इसके पीछे लॉजिक देंगे कि ये क्या है, तो ये एकांतर अंतःकोण का एक युग्म है। ठीक, एकांतर अंतःकोणों का एक
युग्म है, इसलिए एंगल 4 जो होगा एंगल 2 के बराबर होगा। उसी तरह लिखेंगे उधर क्या, फिर लिखेंगे XPY समांतर है QR के, XPY QR के समांतर है। और तिर्यक रेखा जो मैंने PQ लिया था, इस बार PQ ना लेके क्या ले लेंगे, PR ले लेंगे, तथा PR एक तिर्यक रेखा है। चलिए हम बनाते हैं, ये रहा हमारा XPY और ये रहा हमारा QR और इसको मिला दिया तो PR क्या हो गया, तिर्यक रेखा हो गया। तिर्यक रेखा हो गया तो यहाँ पे एंगल 5 बना है और यहाँ पे एंगल 3 बना है। देखिए इसी में से मैंने एक काट के अलग से बनाया है समझने के लिए। तो यहाँ पे एंगल 5 और एंगल 3 ये दोनों बराबर होंगे। कैसे, तो ये भी एकांतर अंतःकोण का एक युग्म है। तो यहाँ पे लिख लेंगे तो क्या होता है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। ओके, रीजन क्या देंगे, एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म है, इसलिए हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो चलिए इस बात को याद रखिएगा, मैं मिटा रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे लिखूंगा। इस चीज को याद रखिएगा कि जो एंगल 4 है वो 2 के बराबर है और जो एंगल 5 है वो 3 के बराबर है। ठीक, 4 2 के बराबर, 5 3 के बराबर, यही हमने लिखा है, 4 2 के बराबर ना। तो इसको समीकरण कर लीजिए, समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर क्या है, 2 है। तो ये हमने कुछ रिजल्ट्स निकाल लिए। क्लियर। अब देखिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब रेखाएं और कोण चैप्टर में ही हमने पीछे एक प्रमेय पढ़ा था, हमने एक अभिव्यक्ति पढ़ा था क्या, यदि कोई रेखा है तो उस रेखा के एक ही योग, जितने भी हम कोण बनते हैं उन सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे XPY एक रेखा है और उस रेखा के इधर नीचे की तरफ एक ही योग, कोण 4, कोण 1 और कोण 5, ये 3 कोण बन रहे हैं। ठीक, तीनों कोणों का जो योग होगा वो क्या होगा, 180 अंश होगा। तो उसका इस्तेमाल करेंगे, चूंकि XPY एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है तथा एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 जो है इस रेखा के एक ही योग, एक ही ओर बने कोण हैं। अतः हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 अंश। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया। अब लिखने के बाद अभी हमने बताया, अभी पीछे समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 में 4 2 के बराबर था और समीकरण 2 में जो 5 था वो 3 के बराबर था। तो इस 4 के जगह पे हम 2 लिख सकते हैं और इस 5 के जगह पे हम 3 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ लिख भी देंगे, समीकरण 1 तथा 2 से जो 4 है वो 2 के बराबर है, जो 5 है वो 3 के बराबर है। प्रमेय को सिद्ध करने में हर एक स्टेप पे कोई ना कोई लॉजिक होता है, उस लॉजिक को जरूर हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 4 को मैंने 2 से रिप्लेस कर दिया, 5 को 3 से, तो क्या आ गया, 1 2 3। इसको सिस्टमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 अंश। यही हमें सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 अंश। ठीक, इस प्रमेय को आप पिछली कक्षाओं में भी सिद्ध किए होंगे, क्लास 8 वगैरह में ये दिया गया होगा, इसका सिद्ध भी दिया गया। तो यह हम त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश कैसे होता है, इसको हमने सिद्ध किया। अभी मैंने बताया था कि इसके 2 तरीके हैं, एक तो यह है समांतर रेखा खींच के, और एक और है क्या, बहिष्कोण जो थियरम है, बहिष्कोण प्रमेय, उसका इस्तेमाल करके भी इसको सिद्ध किया जा सकता है। ठीक, तो बहिष्कोण जो प्रमेय है वो भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, हालांकि उसको भी मैं फिर से सिद्ध करा दूंगा, लेकिन यह पढ़ा होगा कि जो किसी त्रिभुज में अगर कोई एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ा दें तो जो बहिष्कोण बनेगा वो अपोजिट विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसी प्रमेय का इस्तेमाल करके हम इस प्रमेय को भी सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, चलिए उसको उस तरीके को भी देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं, ये हमारा
मिट गया। अब उस थ्योरम से इसको सिद्ध करेंगे तो देखिए ये हमारा हो गया, ये P है, ये Q है, और ये क्या है R है, ये 1 था, ये 2 था, ये क्या था 3 था। इसके बाहर एक मैंने ये बढ़ा दिया, ठीक, और बढ़ा के ये एंगल 4 जो है वो क्या बन गया हमारा बहिष्कोण बन गया। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध तो वही करना है 1 + 2 + 3 = 180। रचना में क्या करेंगे कि जो QR है, जो भुजा QR है उसको हम कहाँ तक बढ़ाएंगे, S तक। भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया ताकि हमारा बहिष्कोण क्या बन गया PRS, ठीक, जिससे बहिष्कोण PRS को ही हमने एंगल 4 लिखा है, ठीक है। तो इसी तरह मैंने कोष्ठ में लिख दिया बहिष्कोण PRS बना, ये बहिष्कोण हमारा PRS बना, ठीक। तो बहिष्कोण प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, बहिष्कोण प्रमेय से एंगल 4 = एंगल 1 + एंगल 2 ऐसा लिखा जा सकता है। तो पत्ती में क्या लिखेंगे, बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से मैंने लिख दिया। वो प्रमेय में लिख नहीं रहा हूं, आप समझ लीजिएगा कि जब किसी त्रिभुज में कोई एक बहिष्कोण बनता है तो इस बहिष्कोण का मान विपरीत दोनों अंतःकोणों के योग के, जैसे R पे हमारा बहिष्कोण बना है तो R पे जो बहिष्कोण है, इस R को छोड़ के जो दो और शीर्ष बच रहे हैं P और Q, इन दोनों शीर्षों पे जो ये कोण बने हैं इन दोनों कोणों के योग के बराबर, ठीक। तो बहिष्कोण प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 = एंगल 1 + एंगल 2, ठीक, ऐसा लिखा जा सकता है। अब दोनों साइड हम क्या करें, दोनों साइड एंगल 3 जोड़ लीजिए, दोनों साइड। इधर भी मैंने एंगल 3 जोड़ लिया और इधर भी हमने एंगल 3 जोड़ लिया, 3 और 3 दोनों साइड मैंने जोड़ दिया। अब चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, दोनों तरफ कोण 3 जोड़ने पर ये हमें हासिल हो गया। और 3 और 4 देखिए क्या है, 3 और जो 4 है, कोण 3 और कोण 4, ये कोणों का एक रैखिक युग्म बना रहा है। और कोणों का एक रैखिक युग्म जब बन गया, 3 का युग क्या है 180 अंशों। जैसे भी देखिए एक सीधी रेखा है, इसमें एक यहाँ पे लाइन स्टैंड किया हुआ है, तो ये दोनों अंतःकोणों का योग कितना, सॉरी दोनों कोणों का योग जो होगा वो 180 अंश होगा, 3 और 4। तो जहाँ 3 और 4 है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 180 अंश बराबर 1 + 2 + 3। क्यों 3 और 4 का योग 180 अंश होगा, इस साइड में हम लॉजिक लिख सकते हैं क्या, एंगल 3 + एंगल 4 = 180 अंश इसलिए होगा क्योंकि ये कोणों का एक रैखिक युग्म बन रहा है, इसलिए 180 अंश। अब इसको सिस्टमैटिक करके लिख लीजिए 1 + 2 + 3 = 180 अंश, हो गया। ऐसे हम दिखा सकते हैं। तो यह त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कैसे 180 अंश होता है, इसको हमने 2 तरीके से सिद्ध करना सीखा। क्लियर। चलिए अब इसके बाद ये तो हो गया, ये थ्योरम तो हो गया। अब बहिष्कोण वाला भी जो प्रमेय है उसको भी सिद्ध कर लेते हैं, छोटा सा वो भी है। हालांकि मैंने यहाँ पे उसका इस्तेमाल किया हुआ है, ये पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा भी है कि जो 4 है बहिष्कोण एंगल 4, वो कैसे एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के योग के बराबर होता है, उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं प्रमेय नंबर 6.8 जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक की है। वो क्या है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, 3 भुजाएं होती हैं, तीनों में से जो इच्छा करे कोई भी एक भुजा बढ़ा दीजिए। कोई एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, तो उस भुजा को बढ़ाने से जो बहिष्कोण बनेगा, उस बहिष्कोण का मान दोनों अंतः विपरीत कोण, जो 2 अंतः विपरीत कोण होंगे उनके योग के बराबर होता है। अभी मैं फिगर बना के समझा दे रहा हूं। जैसे ये हमारा हो गया, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। त्रिभुज एबीसी हो गया, इसमें से किसी एक भुजा को बढ़ाइए। मैंने भुजा बीसी को बढ़ाया, भुजा बीसी को कहां तक बढ़ाया, डी तक बढ़ा लिया। तो डी तक बढ़ाने से जो कोण बन रहा है, मान लीजिए एंगल 4 है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो ये जो बहिष्कोण बना 4, वो दोनों विपरीत अंतःकोण, विपरीत का मतलब कि जिस शीर्ष पे बहिष्कोण बना है उस शीर्ष को छोड़ दीजिए।
तो उस शीर्ष को छोड़ेंगे तो दो और शीर्ष बचे ए और बी। इन दोनों शीर्षों पे जो अंतःकोण बने हैं 1 और 2 उनके योग के बराबर होता है। यही बहिष्कोण प्रमेय है। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल +1 प्लस एंगल 2, ये दोनों हमें प्रूफ करना है। तो दिया क्या है, दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि बहिष्कोण एंगल 4 का निर्माण हो रहा है। ठीक, हो रहा है। ठीक, ये बहिष्कोण का निर्माण हो रहा है, ये दिया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो बहिष्कोण 4 है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये दोनों विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। तो सिंपल सा इसका प्रूफ है, जैसे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, उसको सिद्ध करने के लिए मैंने सेकंड मेथड में ये बहिष्कोण प्रमेय का इस्तेमाल किया था। अब बहिष्कोण प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है उसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक, क्योंकि दोनों प्रमेय हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें भी पढ़ा है क्लास 9th में भी। ये मान लीजिए एंगल हमारा क्या है 3, तो यहाँ देखिए एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 इस तीनों का जो योग होगा वो 180 अंश होगा। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अतः कोण 1, कोण 2 और कोण 3 बराबर क्या लिखा जा सकता है 180 अंश। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब चूंकि ये सी पे BCD एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पे जो कोण 3 और कोण 4 हैं ये कोणों का एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, क्योंकि C से इधर D और C से इधर B ये दोनों विपरीत रेज बनाए जा सकते हैं, इसलिए 3 और 4 कोणों का एक रैखिक युग्म है, इसलिए इनका भी योग क्या होगा 180 अंश। ठीक, तो चित्र से कोण 3 और कोण 4 इनका भी जो 180 अंश होगा। इसके पीछे लॉजिक क्या देंगे, जैसे समीकरण 1 का जो लॉजिक था इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, उस तरह इसका भी लॉजिक होगा क्या, कोणों का एक रैखिक युग्म ये बना रहे, इसलिए 3 + 4 = क्या होगा 180 अंश। अब समीकरण 1 और 2 से दोनों का जो राइट हैंड साइड है RHS वो बराबर है, इसलिए LHS भी बराबर होगा। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसका बायां पक्ष और इसका बायां पक्ष दोनों क्या होंगे बराबर, इसलिए क्योंकि दोनों के दाहिने पक्ष बराबर इसलिए बाएं पक्ष भी बराबर। अब यहाँ से 3 3 कट जाएगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 = एंगल 4 यही लेना। देखिए इसको उलट के भी ऐसे लिख सकते हैं, 4 = 1 + 2 हो गया। क्लियर, ये ऐसे हम सिद्ध कर सकते हैं। इस तरह रेखाएं और कोण पर आधारित जितने सारे प्रमेय थे, जितनी सारी अभिकृतियां थी, सबको हमने पढ़ा। प्रमेय को, सभी प्रमेयों को हमने सिद्ध किया। अब आप अपने चैप्टर के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके आगे का जो चैप्टर है वो त्रिभुज है, उसको हम नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ओके, थैंक्स।